नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल के एपिसोड में हम आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों के साथ कुछ अपने जीवन के कुछ वो अनुभव साझा करने चाह रहे थे कि किन परिस्थितियों ने, किन कारकों ने हमको इस क्षेत्र में आने को और इस कार्य को करने के लिए प्रेरित किया और ताकत दी। तो जैसा कि बताया गया था कि मैंने कॉलेज के दिनों में पढ़ाई के या शिक्षण के दौरान कुछ ऐसे विषयों से, कुछ ऐसे हस्तियों से पाला पड़ा और उनकी किताबें, उनकी पुस्तकों का अध्ययन किया गया। जबकि मेरी पृष्ठभूमि मैं ओरिजिनली एमएससी फिजिक्स हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और फिर प्राइवेटली मैंने इंजीनियरिंग किया है। उसके आधार पर इंजीनियरिंग सर्विसेज यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग वो मैंने क्वालिफाई किया है। तो हमारा मुख्य पृष्ठभूमि जो है, पृष्ठभूमि मुख्यतः है साइंस या फिजिक्स या इंजीनियरिंग का रहा है। लेकिन जो मानवता के विषय हैं, खास करके दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी, इतिहास, हिस्ट्री, भूगोल, जियोग्राफी और मनोविज्ञान, साइकोलॉजी और राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंसेज, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी इत्यादि से संबंधित विषयों को भी जब हमको पढ़ने का मौका मिला तो हमको लगा कि ये हमारे विज्ञान से भी ज़्यादा उपयोगी हैं और मेरा झुकाव भी इधर भी हो गया। और जैसा कि संक्षेप में हम बताना चाहें कि हमारे उन अमर शहीदों की मैंने लाइफ हिस्ट्री, उनके जीवन वृत्ति और मैंने जीवन गाथा या जीवन कथा जो है इन अमर शहीदों की, जिनका बराबर हम जिक्र किया करते हैं, हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलियू के अलावा मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भी 3 किताबें मैंने पढ़ा है।
तो उनसे बहुत प्रेरणा मिली है, बहुत कुछ, और इन अमर शहीदों से। और फिर ये भी देखने को मिला कि उनकी सोच क्या थी और ये देश बन क्या रहा है, इस पर भी हमको काफ़ी तकलीफ हुई। तो इन्हीं सब बातों ने हमको प्रेरित किया। और अब ऐसा भी है कि भाई कि मैं अपनी नौकरी छोड़ करके इसमें कूद नहीं सकता था, क्योंकि नौकरी छोड़ने के बाद जो अनिश्चितता होती है, जो हमारा व्यक्तिगत परिवार है, तो इतनी मैं हिम्मत नहीं वो जुटा सका कि मैं नौकरी छोड़ दूं और फिर इसमें आऊं और फिर परिवार को ऐसे ही अनाथ में छोड़ दूं। तो शायद ये कमी कुछ लोग कह सकते हैं, लेकिन मेरा ये फैसला था कि भाई रिटायरमेंट के बाद के आसपास मैं ये कोशिश करूंगा। तो वही कोशिश जारी है। तो इस संबंध में ये बताना आवश्यक है कि कुछ लोग कुछ लोग कह सकते हैं कि रिटायरमेंट के बाद ये आपने नया धंधा चालू किया है, आपकी दूसरी इनिंग है। वो कहने को स्वतंत्र है, उनके कहने का कोई मेरे लिए कोई प्रासंगिक नहीं है। हम जो प्रयास कर रहे हैं, देखिए, ये हम बताना चाहते हैं कि हमारे देश में हमसे भी बेहतर लोग हैं, हमसे भी बेहतर सोचने वाले भी हैं। ऐसा नहीं कि मैं ही हूँ। समस्या ये है कि माहौल ऐसा है कि वो चाहते हुए भी इस मुल्क के लिए कुछ जो करना भी चाहते हैं, तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है और उनकी हिम्मत छूट जाती है। तो हमारा जो मुख्य काम यह है कि इस पूरी सिनारियो से, इस पूरी परिदृश्य से, इस तरह के जो भारत विरोधी और भारतीय समाज विरोधी जो ताकतें हैं, बड़ी खतरनाक किस्म की, इनको हटा करके ये माहौल बिल्कुल स्वच्छ किया जाए। तो हमारे कई और भारतीय भाई और फिर हमारे आगे आने वाले बच्चे, जो कि हमसे और भी बेहतर हैं और बेहतर करके इस देश को ले जाएंगे, उनके लिए माहौल बनाने के लिए ये प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए सत्ता, कुर्सी, ये कोई मेरा लक्ष्य नहीं है। सत्ता का उपकरण जरूर है, वो भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के आशीर्वाद से ही प्राप्त हो सकता है। और उसको मैं और हमारी पार्टी भी, विशेषकर मैं, उसको एक उपकरण मानता हूँ। और इतनी ख्वाहिश जरूर है कि देश को कैसे चलाया जाए, अपनी आवाम की खिदमत कैसे की जाए, और जो एक भारतीय नागरिक के रूप में या भारतीय के रूप में जो उसकी प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, वो प्रतिष्ठा उसको देते हुए जिस खिदमत और प्रतिष्ठा की वो हकदार है, वो खिदमत, वो सेवा यानी देने का एक माहौल प्रस्तुत, वो खिदमत भी, वो सेवा भी, और सेवा देकर कर वो माहौल, ये इच्छा जरूर है। अब ये सारा कुछ निर्भर ये करता है कि हमारी जो आदरणीय भारतीय अवाम है, इसके विषय में यदि तैयार होती है, गंभीर होती है, और ये पूरा जो परिदृश्य में जो समाज विरोधी संगठनों का, एकाध अपवाद में कुछ हो सकते हैं, लेकिन लगभग काफ़ी तादाद में ये समाज विरोधी ही हैं, भारतीय समाज विरोधी हैं, भारतीय समाज को विखंडित करने वाली ताकतें ही हैं। तो इनके रहते जो हमारे वो भारतीय भाई बहन, जिनका कुछ जज्बा है इस मुल्क को निस्वार्थ रूप में सेवा करने का,
वो आ नहीं पाते हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। जैसे जैसे बहुत बहुत मोटा सा उदाहरण ले लीजिए कि लोग चुनाव भी लड़ना चाहते हैं साफ सुथरे से, लेकिन इन्हीं सब को चलते जो जिस तरह का धन बल का, बाहुबल का जो प्रयोग का जो बोलबाला रहता है, तो हालांकि चुनाव आयोग बहुत दम भरता है, लेकिन उसके जो चुनाव आयोग की उपस्थिति का कोई आभास नहीं होता है। तो उसमें अब जिसके पास, जैसे एमएलए का कोई चुनाव लड़ता है तो मान 50 लाख, अब तो प्रधानी के भी इलेक्शंस जो है वो 50-50 लाख रुपया फूंक करके वो प्रधान बनते हैं। एमएलए का तो 50 लाख करोड़ों में जाता है, और एमएलए का चुनाव के विषय में लोग बताते हैं कि 20-25 करोड़ लोग खर्च करते हैं, फूंकते हैं। तो और फिर अब किस पृष्ठभूमि के होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। तो इसके चलते माने कि हमारे देश में कई लोग हैं जो कि निस्वार्थ भाव से कुछ इस मुल्क की, आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन यही चूँकि माहौल ऐसा है जिसका नमूना अभी कुछ बताया गया है, वो आने से डरते हैं। उनकी क्षमता नहीं होती कि वो कैसे मुकाबला करेंगे, इतना धन कहाँ से आएगा, और ये बाहुबल का मुकाबला कैसे करेंगे। तो हमारा जो प्रयास है कि ऐसा माहौल बनाया जाए, इसमें वही लोग रहें, वही लोग आए जो सच्चे अर्थों में अपने देश की, अपने मुल्क की, अवाम की उसी जज्बे से निस्वार्थ भाव से सेवा करने का जज्बा हो। तो लबे लुबाब हमारा मकसद यही है, और इसीलिए ये इस यानी काम तो जरूरी है, लेकिन ये काम कठिन बहुत है। इसमें जो बाधाएं हैं, हमारे देश में जातिवाद का इतना, उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। दुर्भाग्य से हमारे भारतीय भाई बहनों का बहुत लगाव है उस जातिवाद से और सांप्रदायिकता से, भाषावाद से, प्रांतवाद से। हालांकि भारतीय वामता दल के इस प्रयास से उसमें कुछ कमी आई है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है उसमें। तो भारतीय वामता दल हम लोग इसमें लगे हुए हैं। कोरोना वगैरह का थोड़ा संकट थोड़ा सा कम हो तो आप लोगों के बीच में आया जाएगा। और जो चुनाव की पद्धति है उसमें भी पूरी ताकत के साथ हम लोग माने उतरेंगे और हर स्थितियों का सामना करेंगे, और सरकार बनाने का जो है पूरी कोशिश करेंगे। और सरकार बना करके, और यदि हमारे आदरणीय भारतीय अवाम का आशीर्वाद होगा, उपकरण मिलेगा, तो जो उनके मन में ख्वाहिश है, जो उनकी इच्छाएं हैं, हमको पूरी उम्मीद है कि उससे भी अधिक ये भारतीय वामता दल या मैं करके उनको दूंगा। और जब उनको सेवा मिलेगी, उनको राहत मिलेगी, और ये मुल्क एक साथ मजबूत होगा, आगे बढ़ेगा, विश्व का हर मामले में वो आर्थिक शक्ति, सैन्य शक्ति, राजनीतिक शक्ति के रूप में विश्व का सिरमौर बनेगा, तब ये भारतीय वामता दल या मुझे को सुकून होगा अपने हृदय को। बाकी कोई ख्वाहिश नहीं है सत्ता का या किसी की, इसलिए कि आप लोगों का जो स्नेह मिल रहा है और जो आशीर्वाद अभी जो भारतीय वामता दल को जो आप लोग दे रहे हैं, जो कि यानी हमको सब प्राप्त हो रहा है। हमारे पदाधिकारी बताते हैं कि जो आप लोग बात करते हैं, तो वो किसी सत्ता के माने उसके तामझाम से, उसके फैनफेयर से बहुत ऊपर है, बहुत श्रेष्ठ है। तो
सत्ता का कोई वो नहीं है। और ईश्वर ने एक सेवा दी, नौकरी किया। हालांकि उसका मैंने नौकरी का भी बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहा, शैक्षणिक हमारा रास्ता भी बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहा, और भारत के कोने कोने में सेवा करने का मौका मिला। और उसी ईश्वर के आशीर्वाद से पेंशन है। तो कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि, तो पेंशन इतना पर्याप्त है, अपने जो भी जीवन बचा है, शेष जीवन उसके लिए पर्याप्त है। और इसीलिए जो शेष जीवन को इसी काम में लगा रहे हैं। अब सफलता मिलना, ये सब कुछ जो है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के हाथों में है, ईश्वर के आशीर्वाद से। यही तो लंबे लुबाब संक्षेप में, सारांश में यही प्रेरणा है, और यही एक ख्वाहिश है हमारी व्यक्तिगत रूप से। तो आइए अपने इस मुल्क से संबंधित कुछ और मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं। ये सुनने में आया कि मोदी महोदय कहीं बनारस में गए और बहुत वो रो रहे थे। देश ने उनको रोने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया है। पहली बात, रोना, जैसा कि भारतीय जनता दल बराबर कहता आया है कि ये कायर किस्म के हैं, निकम्मा भी हैं और अराजक भी हैं। तो रोना जो है उसी कायरता की निशानी है। और अंग्रेजी में भी कहावत है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद कर लेते हैं। तो प्रश्न सिर्फ जो है कर्मठता का है। आपने देखा होगा कई ऐसे उदाहरण में इनके निकम्मपनी का, जिसमें कृषि कानून के नाम पर और आंदोलनकारियों के वेश में हमारी देश के अंदर भारत विरोधी ताकतें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो है विरोधी ताकतें, भारत विरोधी ताकतें मिल करके पूरा दिल्ली के चारों ओर घेरी हुई थी। सारी सड़कों को बंद किए हुए थे, ब्लॉक किए हुए थे। दिल्ली के लोगों का जीवन पूरा नरक बनाए हुए थे, न वो आ सकते थे न जा सकते थे। वो कायरता भरा वो वक्त, महीनों इसने कुछ नहीं किया, इस कायर प्रधानमंत्री ने, बल्कि ये गुरुद्वारा घूम रहा था कि वहाँ से वहाँ जाकर के कुछ सस्ती लोकप्रियता बटोर लेंगे या वाहेगुरु से कुछ मांग लेंगे। और वहाँ भी यही तो कष्ट है कि इन जगहों पर मंदिर हुआ, गुरुद्वारा हुआ, मस्जिद हुआ, ईश्वर का लोग वास तो कहते हैं, लेकिन ठेकेदारों का वास ज़्यादा रहता है वहाँ। तो वहाँ भी किसी ने कह दिया कि भाई मोदी महोदय आपका काल आया हुआ है। और आप लोगों ने देखा होगा कि उसके कुछ ही दिन बाद एक उसी किसान आंदोलन में एक यज्ञ करती हुई कुछ महिलाएं दिख रही थीं कि मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, ऐसा भी आया था। तो एक कायरता का दौर है। तो इस देश की जनता ने यह जो जिम्मेदारी सौंपी है वो कर्मठता के लिए, रोने के लिए नहीं। सीधी बात, जो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, जो निकम्मे होते हैं और जो अराजक और कायर किस्म के होते हैं, वो इसी तरह के यानी भावनात्मक, जनता के यानी भावनात्मक और उनकी भावनाओं का शोषण करते हैं। वैसे तो रोने को तो वो भी रोई थी, जो गद्दार है सोनिया गांधी, और किसके लिए रोई थी वो? आतंकवादियों के लिए। तो उसका चरित्र तो कुछ और है। तो ये रोना
तो उसका तो घड़ियाली आंसू था। तो हम नहीं कहते कि इनके घड़ियाली आंसू है, लेकिन इस तरह से रो करके हमारे उस जनता का जिसने इनको कुछ करने के लिए प्रधानमंत्री बनाया था, उसका भावनात्मक शोषण ये इस मुल्क को मंजूर नहीं है। अब सारे अवाम विरोधी मुख्यमंत्रियों को साथ में लेकर के, जबकि आवश्यकता इस बात की थी कि ये सारे जो है अवाम विरोधी, खासकर केजरीवाल, ये ममता बनर्जी, अमरिंदर सिंह, गहलोत, उद्धव ठाकरे, विजयन, स्टालिन, इनको तुरंत बर्खास्त करके वो काम करते, अवाम की खिदमत करते, सख्ती से लागू करते। ये मामला मुश्किल से 15-20 दिन में वो निपट गया होता। सभी हमारे जो काम करने वाले हैं अपना पीपी किट पहन करके अपना काम करते, लेकिन ये पूरे साल भर 2-2 साल माने आर्थिक गतिविधि भी रुक गई है। हमारे मजदूर भाई इधर से उधर भाग रहे हैं, उनको भोजन के अभाव में अपना जीवन रखने के लाले पड़ गए हैं। वो दिल्ली से भाग रहे हैं अपने अपने घरों में, बॉम्बे से भाग रहे हैं अपने अपने घरों में। ये सब एक निकम्मापनी का है कि इन अवाम विरोधी सरकारों को ये पाल रहे हैं मोदी जी, जबकि जरूरत इस बात है कि इन सारी सरकारों को बर्खास्त करके अपने हाथ में लेकर के मेहनत करते, परिश्रम करते, सख्ती से लागू कराते वहाँ की पुलिस के द्वारा, और जो है हमारी जो अर्धसैनिक बल हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्स है, उसके द्वारा। लेकिन ऐसी मंशा हो तब, मुख्य समस्या मोदी जी की मंशा और मंशा में खोट है। और उससे भी घातक यह है कि जो इस देश की गद्दार दुश्मन जो ताकतें हैं राजनीतिक दलों में, उनके उस पापों को धुलना ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। यही चीज जो है, अब जैसे कि कल ही शायद वो कमलनाथ, अब देखिए दुनिया कह रही है कि ये एक बायोलॉजिकल वीपन, जैविक हथियार के रूप में इसे चीन ने शुरू किया। अमेरिका के कुछ सांसद कर रहे हैं, और जो पूर्व जो है अमेरिका के विदेश मंत्री थे माइक पोम्पियो, उन्होंने कहा था, पूरी दुनिया कह रही है। हालांकि अभी चाइना से निपटने की बात नहीं हो रही, चूंकि लोग उलझे हुए हैं, और जब वक्त आएगा तो शायद वो निपटा भी देंगे चीन को वो वक्त आने पर। लेकिन विश्व जनमत यही बन रहा है कि भाई इसने जैविक हथियार का प्रयोग किया है। ऐसे वक्त में ये गद्दार जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी कागज का, वो गद्दार कमलनाथ कह रहा है कि ये जो है कोरोना जो है वो चीन का जैविक हथियार नहीं है, ये भारत का कोरोना है। तो अब सवाल यह है कि ये बीजेपी वाले और मोदी जी इस गद्दार जीएनपीसी की कितनी गद्दारियां जो झलवाएगा इस देश को, प्रश्न ये है। ये जीएनपीसी को गद्दार के रूप में ये देश जाने नहीं, उसके रूप में पेश न हो, ये गद्दारी ये बीजेपी वाले और मोदी जी कर रहे हैं। जब भी कमलनाथ की बात आती है तो निश्चित रूप से आता है कि भाई इन गद्दारों को पाल कौन रहा है। इनकी बातों को देख करके, इनकी कारगुजारियों को देख करके, और यह देश बिल्कुल सामने से देख रहा है कि ये राहुल गांधी हर वक्त जब भी उसको मौका मिलता है देश के खिलाफ गद्दारी करने से चूकता नहीं है। देश बराबर इसका साक्षी है। हमारी सेना जब सर्जिकल स्ट्राइक करती है तब अपनी ही सेना
का मनोबल गिराने के लिए, उसके शौर्य और पराक्रम को नीचा दिखाने के लिए सबूत मांगता है। फिर हमारी सेना पाकिस्तान के अंदर घुस करके जब बालाकोट स्ट्राइक करती है, तो फिर अपने सेना के शौर्य और पराक्रम को नीचा दिखाने के लिए और उसका मनोबल गिराने के लिए फिर सबूत मांगता है ये। और दूसरी ओर अपने किसी नेता के द्वारा अपने ही जो है सेनाध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहलवाता है। कितनी गद्दारियां ये मोदी महोदय और बीजेपी जो है ये जेएनपीसी की कितनी गद्दारियों से अपने देश को झलवाएगा, यह देश पूछ रहा है। हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन इस निकम्मा, कायर, अराजक प्रधानमंत्री और इन गद्दार ताकतों की गद्दारी छुपाने के लिए, ढकने के लिए जो ये गद्दारी कर रहे हैं, इस गद्दार बीजेपी वालों से और मोदी महोदय से यह देश पूछ रहा है, जानना चाहता है कि अब कितनी गद्दारी और करेंगे तब आप इनको गद्दार कहेंगे। और वही गद्दार राहुल गांधी अपने दुश्मन पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष बाजवा से गले लगाने के लिए अपना दूत नवजोत सिद्धू को भेजता है। लेकिन इसकी गद्दारियों की इसकी राहुल गांधी की लंबी फहरिस्त है। अपने देश को बदनाम करने के लिए जाकर विदेशों में बदनाम करता है। इसकी भाषा हर वक्त जो है, जो पाकिस्तान के आतंकवादियों की और पाकिस्तानियों की और पाकिस्तानी राजनीतिक माहौल की रहती है। और इसीलिए वहाँ का जो मीडिया है, जो राजनीतिक माहौल है, इसके ही वक्तव्यों का इस्तेमाल जो है भारत के खिलाफ करता रहता है। इसके सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगते हैं। और इसके पहले डोकलाम के मुद्दे पर ऐसा ही वो जो भारत और चीन के बीच में युद्ध जैसी तनातनी और स्थिति बनी हुई थी, तो उस समय भी अपने दुश्मन चीन के राजदूत से रात के 12 बजे चोरी छिपे मिलता है। पहले तो झूठ भी बोलता रहा एक आध हफ्ते कि हम नहीं मिले हैं। लेकिन जब काफ़ी घेरा गया तब वो बड़े मुश्किल से माना कि नहीं, वो मिला था। तो हर किस्म से इस देश का बहुत बड़ा खतरनाक दुश्मन है वो राहुल गांधी। अब सवाल है कि मोदी महोदय के शासन में वो बिल्कुल निर्बाध रूप से आज़ाद होकर के वो बोलता रहता है। और उसके हर वक्तव्य को ये गद्दार चैनल दिखाते रहते हैं और उसके हर वक्तव्य पर ये जवाब देते रहते हैं कि ये 52 साल का बच्चा है और सोशल मीडिया, यूट्यूब पर उसको पप्पू साबित करने की एक साजिश रहती है। तो ये गद्दारी, बहुत बड़ी गद्दारी है बीजेपी वालों की, इस राहुल गांधी के देश विरोधी पापों को छिपाने की। कभी कभी लोग पूछते हैं और मेरा मन भी दुखी रहता है कि आखिर ऐसा क्यों करता है, ऐसा बीजेपी और मोदी जी क्यों करते हैं। तो देश को जानना चाहिए कि जब बीजेपी के पहले जनसंघ थी, जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या इसी नेहरू ने शेख अब्दुल्ला से मिलकर के जम्मू कश्मीर की जेलों में करवाई थी। ये जनसंघ को मालूम है और देश को भी मालूम है। लेकिन आज उनकी मृत्यु की जांच हो, ये पूरी बीजेपी वाले सुट्ट हैं और उनकी जबान नहीं खुल रही है, उनकी घिघी बंद है। और शायद इसीलिए यदि उसकी मांग करेंगे और जांच होगी तो नेहरू जो है वो बेनकाब हो जाएगा।
तो नेहरू को बचाने के लिए अपने संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु की जांच तक की बात तक मैंने मांग तो बहुत दूर की बात, और उसके विषय में कुछ बोलते ही नहीं। ये तमाम बातें दिखाते हैं ना। और इन्हीं के कद्दावर नेता वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु ही नहीं, बल्कि मृत्यु तो हुई बड़े अपमानजनक ढंग से उनके शव को मुगल सराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में फेंकवाया गया था। अब इनकी जो 7 साल से इनका जो शासन चल रहा है, एक जबान नहीं खुल रही है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो कि इन्हीं की जनसंघ के बहुत कद्दावर नेता थे, उसकी मृत्यु की जांच की जाए। और वो सिर्फ इसलिए कि वो गद्दार इंदिरा गांधी जो है बेनकाब ना हो जाए। तमाम ऐसे उदाहरण हैं। जब इंदिरा गांधी मरी थी तो उसमें सबसे काफ़ी सीनियर मोस्ट, सबसे वरिष्ठ जो है प्रणब मुखर्जी थे। एनपीसी या कांग्रेस वाले बड़े पशोपेश में थे कि क्या करें। यही वाजपेयी उनको इशारा करके उसी राजीव को ही वो बोला कि देखते क्या हो, राजीव को बना दो प्रधानमंत्री। और वो राजीव जो कि इसके पहले कमर्शियल पायलट था, हवाई जहाज माने कमर्शियल जो हवाई जहाज है उसको था उड़ाता। और तथ्य तो ये भी आया कि इसके पहले वो रक्षा सौदों की दलाली भी करता था। ये भी तथ्य आया है। तो उसको ये वाजपेयी बोला, कांग्रेसियों से अटल बिहारी वाजपेयी बोला कि देखते क्या हो, उसको बना दो। यह है। बोफोर्स की लूट हुई। अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल तक 1998 से लेकर 1998 से लेकर 2004 तक 6 साल तक प्रधानमंत्री थे। बोफोर्स लूट का जो किंग पिन था कोत्रोची इटालियन, वो दक्षिण महाद्वीप के किसी देश में खास करके अर्जेंटीना में था। ये वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जानबूझ करके उस कोत्रोची को पकड़वाया नहीं, सिर्फ इसलिए कि राजीव गांधी बेनकाब ना हो जाए। इनकी गद्दारियां तो देखे ना। और तो और ये राहुल गांधी बोस्टन शहर जो है अमेरिका का, उसमें नशीली दवाओं की तस्करी यानी ड्रग स्मगलिंग में पकड़ा गया था। उसको छुड़वाया ये अटल बिहारी वाजपेयी अपने प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग करके। तमाम बीजेपी के द्वारा जो है इस गद्दार देश के दुश्मन जेएनपीसी के इन गद्दारों को बचाने का एक सिलसिला है, बचा करके देश के खिलाफ गद्दारी करने का एक सिलसिला है। और इसके बाद मोदी जी को देख लीजिए। मोदी जी ने क्या बोला था चुनाव के वक्त, 2014 के चुनाव में, यह कांग्रेस इतनी लुटेरी है, इतना धन लूटा है कि ये भोपाल में बोले थे यदि 1 लिख करके उसके आगे 0 बढ़ाया जाए तो शून्य बढ़ते बढ़ते दिल्ली तक पहुंच जाएगा। बात सही है। और आज की तारीख में भारतीय जनता दल ने भी बताया है, और दुनिया के कई अखबार, ऑस्ट्रेलिया के अखबार, अमेरिका के अखबार, जर्मनी के अखबार बता रहे हैं कि वो जो ब्रूनी का जो राजा है उससे भी अधिक ये धनवान हो गई है ये सोनिया गांधी। तो आज की तारीख में 1 से 20 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इन सबों के पास विदेशी बैंकों में जमा काला धन है। अब इस पर कोई भी बीजेपी का नेता बोलने को तैयार नहीं है। मोदी जी पूरा केस ही खा गए, निकल गए, उनकी घिघी बंद हो गई, सुट हो गए। तो इन देश के लुटेरों को, देश के गद्दारों को इस तरह से ये क्यों बचा रहे हैं? ये अपने आप में बचा करके देश के खिलाफ गद्दारी क्यों कर रहे हैं? यह देश बहुत ही गौर से, बहुत दुखी मन से इनको देखे कि ये जो है
वो राष्ट्रवाद के नाम पर इनको वोट दिए थे। तो इनके राष्ट्रवाद की असलियत जनता देखे। बार बार ये सवाल तो कल कमलनाथ की बात पर हमको गुस्सा नहीं आया। कमलनाथ क्या है? कमलनाथ तो एक कठपुतली है उस राहुल और सोनिया की। और राहुल सोनिया को राहुल ये गद्दार सोनिया गद्दार राहुल को बड़े षड्यंत्र से बड़े सुनियोजित ढंग से ये मोदी महोदय वो बचा रहे हैं। तो देश को जो है कमलनाथ पर या जेएनपीसी पर उतना क्रोध नहीं करना चाहिए। जो इन खतरनाक ताकतों को बचा रहा है और इसके गद्दारी के पापों को धुलने की साजिश कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, उनको पहचाने हमारा देश और हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन। तो और इसके बाद टूल किट, तो टूल किट पर आगे आने वाली वीडियो में बताया जाएगा कि यह जो पार्टी है टूल किट की ही पार्टी है। बताया जाएगा कि अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के नाम पर अंग्रेजी सरकार की मुखबिर दलाली करने वाली इतने बड़े टूल किट की बात नहीं करते हैं ये बीजेपी वाले। यही गांधी जाकर के वो लॉर्ड इरविन से हमारे इन अमर शहीदों जो शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद सुखदेव और अमर शहीद राजगुरु को 12 घंटे पहले मारने की सलाह दे आता है। तो वो उस टूल किट के विषय में नहीं कहते हैं बीजेपी वाले। किस तरह से ये गांधी और नेहरू मिलकर के कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ साजिश करते हैं, अपमानित करते हैं। तो वह भी जो इसमें की जो टूल किट की ये बात करते हैं उसे कई गुना घातक है। तो उसकी बात नहीं करेंगे ये। सुभाष चंद्र बोस को कैसे मरवाया है इसने गद्दार नेहरू ने, उस टूल किट की बात नहीं करते हैं। इसलिए आगे आने वाले एपिसोड में इसको वो विस्तार से बताया जाएगा कि यह पार्टी टूल किट की ही है, देश विरोधी है, भारत विरोधी है। और उस भारत विरोधी ताकत को ये पूरी बीजेपी उसकी रक्षा कर रही है। समस्या ये है। अब जैसा कि बताया गया है कि ये ममता बनर्जी के विषय में वो कैसे चुनाव जीती है और जिन भारतीय भाई बहनों ने वोट नहीं दिया है उन पर आक्रमण करवाई। और आक्रमण करने वाले में ये सब दिखाते हैं बीजेपी वाले कि सिर्फ हिंदुओं को पर कर रहे आक्रमण। अरे समाचार तो ये भी आया है कि वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो भारतीय जनता दल के वीडियो से जागरूक हुए और जिन्होंने अपना नोटा इत्यादि का सहारा लिया और इस टीएमसी को वोट नहीं किया, उन पर भी हमले ये टीएमसी के गुंडों ने किया है। उसको नहीं दिखाते हैं। तो ये बड़ी सुखद वाली बात है कि हमारे पश्चिम बंगाल में कुछ इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन भी जागरूक हो रहे हैं। और निवेदन है कि हमारे सभी भारतीय भाई बहन, चाहे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज हो, चाहे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज हो, सब लोग जागरूक होइए। और इसके जो ममता बनर्जी जो ये राष्ट्रद्रोही है, राष्ट्र विरोधी, भारत विरोधी है। उसकी मंशा और उसके मंसूबे बड़े खतरनाक हैं। तो कम से कम आप सभी लोग एक होकर के उसके मुंह जाल से बाहर आइए। तो लेकिन ये सब जानते हुए मोदी जी महोदय ने प्रधानमंत्री के रूप में सबसे पहले उसको बधाई दी।
तो इन न्यायालयों को, हाई कोर्ट्स को, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने जब 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 ये केजरीवाल की बुराई करने लगे तो बोला कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा जब हम ही सब कर देंगे तो आप किस लिए हैं। बात सही है। सरकार का काम तो नहीं करेगी, और हाईकोर्ट के पास कोई मशीनरी थोड़ी है, वो तो इन्हीं से कहती है कि वो करने के लिए। धारा 356 के रहते हुए ये इतना गद्दार किस्म का, इतना आवाम विरोधी केजरीवाल को पाल रहा है मोदी महोदय पाल रहे हैं। धारा 356 के रहते हुए इतनी मैंने समाज विरोधी और देश विरोधी और खतरनाक किस्म की ये ममता बनर्जी जो कहती है कि हम पश्चिम बंगाल से हिंदी भाषियों को निकाल देंगे और हिंद महासागर में फेंकवा देंगे, उसको धन्यवाद दे रहा है और बर्खास्त नहीं कर रहा है। विजयन जैसे वो माने कोई भी बात पड़ता है तो कट्टर जो है वो प्रांतवादिता, वैसे भी वामपंथी तो खुद ही इस देश के गद्दार हैं। तो कट्टर प्रांतवादिता को हवा देते हुए, उसको बढ़ावा देते हुए अभी जो ये तूफान आया था टाउटे वाला, उसमें ऐसे वो जहर बोल रहा था कि देखिए वो जो असेसमेंट टीम है तो पहले गुजरात गई और यहाँ नहीं आई, और आप लोग जो है बीजेपी को एक वोट मत दीजिए तमाम। तो ये हमेशा समाज में माने प्रांतीयता के नाम पर, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर जितने भी ये खतरनाक हथियार हैं, उसी के आधार पर इस समाज को हर वक्त जो है तोड़ने से चूकते नहीं हैं। लेकिन यदि हम सिर्फ विजयन की बात करें तब भी इस मुल्क के साथ नाइंसाफी। विजयन जो है मोदी जी के द्वारा ये पाले जा रहे हैं। सिर्फ ममता बनर्जी की बात की जाए तो भी इस देश के साथ नाइंसाफी होगी। इतनी खतरनाक वो ममता बनर्जी या देश विरोधी और देश की गद्दार जिसके मंसूबे में हो कि भाई हम हिंदी भाषियों को निकाल देंगे। ये तो बताया गया है कि भाई हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहन रहते जरूर हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन उनका हक, उनका अधिकार और उनकी प्रतिष्ठा पूरे देश पर है। कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं। और उसी प्रकार हमारे पश्चिम बंगाल के बाहर रहने वाले सभी भारतीय भाई बहनों का पूरा हक है वो पश्चिम बंगाल पर भी, जो पश्चिम बंगाल इसी मातृभूमि का एक हिस्सा है। इस भावना को रौदा है इस गद्दार ममता बनर्जी ने, और फोटो लगाती है, फोटो चिपकाती है सुभाष चंद्र बोस का। वो बताया कि सुभाष चंद्र बोस ने कब जो है बंगाल की, बंगालियों की, उड़िया की, उड़ीसा की बात की थी? कभी की थी? नहीं की थी ना। तो उसके आदर्शों की हत्या भी करने वाली हो, पाखंडी किस्म की, लेकिन उसको सबसे पहले बधाई देंगे मोदी जी। तो ये सारी समस्याएं जो है मोदी महोदय के द्वारा, इन सारी देश विरोधी ताकतें जो इन रूपों में है, उनको पालने से ही है। और अपनी कमी को छुपाने के लिए मैंने इस आवाम के खिलाफ जो गद्दारी कर रहे हैं मोदी जी, उस गद्दारी को छिपाने के लिए ये तरह तरह के इनकी एक गिमिक्स या रिटोरिक्स, कभी रोएंगे कभी वो करेंगे। तो रोने से इनकी ये जो करतूतें हैं वो धुलेंगी नहीं, छुपेंगी नहीं। देश देख रहा है। तो इसीलिए, और कुल मिलाकर के हमारे जो शहीद आजम भगत सिंह का जो निर्देश है, जो उन्होंने एक दूरदृष्टि से बताया है कि इन काले अंग्रेजों को निपटाना है, इनको अपनी पावन मातृभूमि की धरती से इनको मिटाना है। तो मिटाने के लिए सबसे कारगर उपाय है वो मतपेटी पर इनको शून्य करना। और जब इनको शून्य करने की बात आएगी तो जीएनपीसी को भी शून्य करना है, वाम दलों को भी करना है, बीजेपी को भी करना है, और
इनके जो छुट भैये हैं, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, टीएमसी हो, आरजेडी हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो, अकाली हो, डीएमके, एआईएडीएमके, टीडीपी, वाईएसआरसी, सभी को, किसी को नहीं बख्शना है। तब जाकर के ये पूरा जो है अभिशाप देश से जाएगा। और फिर हाँ नहीं, यदि मध्य प्रदेश पर यदि शून्य होंगे तो इनके विनाश की पहला सोपान, पहली सीढ़ी जो है पार हो जाएगी। इतने से ही ये समाप्त नहीं होंगे। इसके बाद सरकार का काम होगा इनको जड़ से समाप्त करने का। इसलिए कि भारतीय जनता दल को चिंता आवाम की है, देश की है, और देश और आवाम के सुकून के लिए, उसके शांति के लिए इन शक्तियों का नाश अनिवार्य है। तो इन सभी बातों को गंभीरता से लेते हुए और इन आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।